जी तो क्लास ये हम बात कर रहे थे नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। वो वाला रेट जिस रेट पे हम एक किसी मुल्क की करेंसी को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उस रेट को हम लोग कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब ये आपकी डोमेस्टिक करेंसी की टर्म में भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 1 रुपये के बदले मुझे कितने US डॉलर्स मिलेंगे। अगर मैं US डॉलर के साथ अपनी करेंसी एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैं रुपीज़ दे के US डॉलर परचेज़ कर रही हूँ, तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि 1 रुपये के बदले मुझे कितनी फ़ॉरेन करेंसी मिलेगी, या एक फ़ॉरेन करेंसी के यूनिट के बदले या 1 डॉलर के बदले मुझे कितने रुपीज़ मिलेंगे, उनके 1 यूनिट के बदले मुझे कितने अपने यूनिट्स मिलेंगे, और मेरे 1 यूनिट के बदले उनके कितने यूनिट्स मिलेंगे करेंसी के। इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जापान की करेंसी जो है वो येन है, ठीक है, और USA की करेंसी डॉलर है। अब ये अज्यूम करते हैं कि 1 US डॉलर के बदले हमें 80 येन मिलते हैं, ठीक है, which means that 1 US dollar trades for 80 येन। 1 US डॉलर के बदले हमें 80 येन मिलते हैं, और 80 येन क्या है, ये जापान की करेंसी है जिसको जापानीज़ येन बोलते हैं। अब ये तो हो गया कि 1 US डॉलर के बदले हमें कितने येन मिलेंगे, ठीक है, जापानीज़ करेंसी कितने मिलेगी। अब 1 जापानीज़ येन के बदले हमें कितने US डॉलर मिलेंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, क्योंकि 1 US डॉलर के बदले हमें 80 येन मिल रहे हैं, तो इसलिए 1 को डिवाइडेड बाय जब हम 80 करेंगे तो हमें 1 येन के बदले कितने US डॉलर मिलेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास अमाउंट। ऑब्वियसली इट विल बी इन 0.0 समथिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं, व्हेन येन ट्रेड्स फॉर 1 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 0.0125 ऑफ डॉलर। हमें इतने डॉलर मिलेंगे, कितने, 0.0125, ठीक है। सो ये क्या एग्जाम्पल है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट की एग्जाम्पल है जो अभी हमने की। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि डॉलर की एप्रिसिएशन कब होती है और डॉलर की डेप्रिसिएशन कब होती है, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है। सिंपल टर्म्स में एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, ऑफ एनी करेंसी। किसी भी करेंसी की वैल्यू में जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन। जैसे कि सुनने में आता है कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, मीन्स रुपी हमारा जो करेंसी है उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है, तो क्या हुआ है, हमारा पैसा, हमारा रुपी जो है वो एप्रिशिएट हुआ है। और व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ तक हमें समझ आ गई। हमने बात करनी है US डॉलर्स में, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखिएगा, इफ़ एक्सचेंज रेट चेंजेस सो दैट अ डॉलर बाइज मोर फॉरेन करेंसी। अगर डॉलर जो है ज़्यादा फॉरेन करेंसी ख़रीद सकता है, विच मीन्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा येन परचेज कर सकता है, सो दैट चेंज इज़ कॉल्ड एन एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। जब आप किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, सो इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। So it means it's an appreciation. So appreciation refers to an increase in the value of a currency as measured by the amount of foreign currency it can buy. अब ये वैल्यू करेंसी की किस तरह से मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी जो आप उससे बाय कर सको। फॉर एग्जांपल, हम 1 रुपये के बदले कितने जो हैं वो जापानीज़ येन परचेज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ अ करेंसी। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो हम कम जो है वो फॉरेन करेंसी को परचेज़ कर सकेंगे, और जब हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा येन परचेज़ कर। 1 डॉलर के बदले अब हम किसी दूसरे मुल्क की ज़्यादा करेंसी परचेज़ कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हुई है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 डॉलर के बदले अगर आप पहले 80 जापानीज़ येन परचेज़ कर रहे थे, अब आप 90 जापानीज़ येन परचेज़ कर सकते हैं, तो बताइए ये एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर है। तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि पहले हम 1 डॉलर दे के 80 येन ख़रीद रहे थे, अब 1 डॉलर दे के हम 90 येन ख़रीद रहे हैं, मीन्स हम ज़्यादा फॉरेन करेंसी परचेज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा डॉलर जो है वो क्या हुआ, एप्रिशिएट।
डेप्रिशिएट कब होगा? अगर आप 80 की जगह पे 70 येन परचेज करते हैं। अगर आपको 80 की बजाय 70 येन मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपके पैसे की कदर में, वैल्यू में कमी वाक़या हुई है, यानी कि डेप्रिसिएशन हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है कॉन्सेप्ट एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ डॉलर का? ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी करना है वो है रियल एक्सचेंज रेट्स। यहाँ तक अभी हमने बात की थी नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यानी कि एक करेंसी अपने मुल्क की करेंसी को दे के किसी और मुल्क की करेंसी को परचेज़ करना, ख़रीदना या एक्सचेंज करना, एक करेंसी के साथ दूसरी करेंसी को आपस में एक्सचेंज करना, वो क्या कहलाता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब हम बात करेंगे रियल एक्सचेंज रेट। अब रियल एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं? अच्छा, नॉमिनल रेट तो समझ आ गया कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी या एक करेंसी के साथ दूसरी करेंसी एक्सचेंज करना हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहलाते हैं। अब रियल, अच्छा नॉमिनल की मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी नॉमिनल का नाम आएगा आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसके साथ खेल रहे हैं? प्राइसेस के साथ, पैसे के साथ। ठीक है, लेकिन रियल एक्सचेंज रेट में हमने क्या बात की थी कि पैसा जो है, प्राइस जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बेस ईयर की प्राइसेस ही रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है? क्वांटिटी में। और क्वांटिटी हमेशा बच्चों किसकी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की। सो जहाँ पे पैसा पैसे के साथ एक्सचेंज किया जाएगा, करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाएगी, वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा। जहाँ पे गुड्स के साथ एक्सचेंज किए जाएंगे, सर्विसेज के साथ एक्सचेंज की जाएंगी, वो क्या कहलाएगा? रियल एक्सचेंज रेट, जिसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं है। इसमें किस चीज़ का जिक्र है? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। सो व्हाट डज इट मीन? अ रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। एक मुल्क दूसरे मुल्क के गुड्स एंड सर्विसेज के साथ अपने मुल्क के गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं जर्मन कॉफ़ी और अमेरिकन कॉफ़ी। 2 टाइप्स की कॉफ़ीज़ हैं, एक जर्मन कॉफ़ी है और एक अमेरिकन कॉफ़ी है। अब अमेरिकन कॉफ़ी जो है वो सस्ती है, जर्मन कॉफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिकन कॉफ़ी की प्राइस $10 है और डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करें तो जर्मन कॉफ़ी की प्राइस क्या है? $20, यानी कि डबल है अमेरिकन की कॉफ़ी की प्राइस से। तो अब क्या होगा कि जर्मन में कॉफ़ी महंगी है तो जर्मन क्या करते हैं कि अमेरिका से कॉफ़ी को इंपोर्ट कर लेते हैं जहाँ से उनको सस्ती मिलती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं क्यों? क्योंकि फ़ायदा उठाया जा रहा है, महंगा है तो वो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो एक्सचेंज किस तरह से हो रही है? एक्सचेंज इस तरह से हो रही है कि अब हमने ये बताना है कि इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें तो अमेरिकन कॉफ़ी हम फॉर एग्जांपल यूएसए में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएसए के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में बात हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक एग्जांपल भी आपको बताऊँगी बाद में, पहले फोकस कीजिएगा इस एग्जांपल को समझिएगा। वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए। ठीक है, और यूएसए में कॉफ़ी क्या है? $10 की। अब हमने ये बताना है, अब हमने कोट करना है कि जर्मनी की कॉफ़ी की क्या प्राइस है, हमने यूएस डॉलर में बतानी है। तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? $20 इज़ द प्राइस ऑफ द जर्मन कॉफ़ी, क्योंकि जर्मन कॉफ़ी ट्वाइस एक्सपेंसिव है दैन अमेरिकन कॉफ़ी। अमेरिकन कॉफ़ी के बदले में वो डबल प्राइस है उसकी। ठीक है, सो ये हो गया, हमने यूएस डॉलर में उसको बता दिया। जब अब हमने अमेरिकन यूएस डॉलर में उसको बता दिया कितने की कॉफ़ी। अगर हम जर्मनी में है, जर्मनी में अब जर्मन कॉफ़ी की $20 प्राइस है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि अमेरिकन कॉफ़ी की क्या प्राइस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा, मीन हाफ। ठीक है, 1/2। तो मीन इसकी क्या प्राइस है? अमेरिकन कॉफ़ी की हाफ प्राइस है जितनी जर्मन कॉफ़ी की है। हाफ किस तरह से है? इसकी 20 है और उसकी 10 है, तो हाफ ही हुई ना, 0.5, यानी कि 50% हुई। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट नोन एज रियल एक्सचेंज रेट। इफ़ जर्मन कॉफ़ी इज़ ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज अमेरिकन कॉफ़ी, द रियल एक्सचेंज रेट इज़ 1/2 केस ऑफ जर्मन कॉफ़ी। जब आप जर्मन में बताएंगे कि अमेरिकन कॉफ़ी की क्या प्राइस है तो 1/2 होगी। ठीक है, 1/2 कॉफ़ी पर केस ऑफ अमेरिकन कॉफ़ी। ठीक है, एक अमेरिकन कॉफ़ी के बदले में आपको 1/2 जो है वो जर्मन कॉफ़ी मिलती है, यानी कि हाफ आप ले पाते हैं जर्मन कॉफ़ी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास ये यहाँ पे उन्होंने किस एंगल में बताया कि अगर आपके पास $10 है
तो $10 में आप अमेरिका में खड़े होकर पूरी कॉफ़ी का एक कप जो है वो परचेज़ कर सकते हो, लेकिन जर्मनी में आपको $10 का हाफ कप मिलेगा, यानी कि रेट इज़ हाफ केस ऑफ जर्मन कॉफ़ी। वही कॉफ़ी आपको कितनी मिलेगी? हाफ। सो दिस इज़ व्हाट नोन एज रियल एक्सचेंज रेट। अब रियल एक्सचेंज रेट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया अमेरिकन एंड जर्मन कॉफ़ी का, ठीक है, और हमें पता चला कि जर्मन कॉफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है। सो रियल एक्सचेंज रेट में क्या हम लोग करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स, ठीक है। अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, अपनी इकॉनमी में, अपने मुल्क में हम लोग प्राइसेस जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। द रियल एक्सचेंज रेट कंपेयर्स द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक इकॉनमी। डोमेस्टिक इकॉनमी मीन जिसमें हम रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे एप्रिसिएशन की एंड डेप्रिसिएशन की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हम यहाँ पे यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। यूएस डॉलर जब फॉल करता है उसकी वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है। अब हमने बात करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं? चीपर। गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए के, वो क्या हो रहे हैं? सस्ते हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि वैल्यू ऑफ अ डॉलर डिक्रीज हो रही है, यानी कि डॉलर सस्ता हो रहा है। जब डॉलर सस्ता हो रहा है तो फॉरेन करेंसी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो फॉरेन करेंसी की जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, मींस वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। वो यहाँ से यूएस की, जिसका कि रुपया गिर रहा है, वहाँ से उसको सस्ती चीज़ें मिलेंगी क्योंकि उसके पैसे में ताकत है, तो वो इस कंट्री की चीज़ों को ख़रीद सकता है। सो रियल एक्सचेंज रेट हमें क्या बताता है? जब डेप्रिसिएशन होती है, फॉल इन यूएस रियल एक्सचेंज रेट मीन्स, हमें क्या बताता है? अ डेप्रिसिएशन मीन फॉल्स इन द यूएस रियल एक्सचेंज रेट मीन्स, अगर एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट जो है उसमें फॉल आता है, डेप्रिसिएशन होती है, तो उसका क्या मतलब है? दैट यूएस गुड्स हैव बिकम चीपर रिलेटिव टू फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स के मुकाबले में जो यूएस के गुड्स हैं वो सस्ते हो रहे हैं अगर डेप्रिसिएशन की बात होती है रियल एक्सचेंज रेट में। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमने बात क्या की थी? जब डेप्रिसिएशन की बात होगी, इसका मतलब है करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। रियल एक्सचेंज रेट में जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो चीपर हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा? ये इनकरेज करेगा डोमेस्टिक पीपल को भी और फॉरेनर्स को भी कि वो परचेज करें गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द यूएसए। वाई? बिकॉज गुड्स आर चीपर। दिस इनकरेजेस कंज्यूमर्स बोथ एट होम एंड अब्रॉड टू बाय मोर यूएस गुड्स एंड फीवर गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में चीज़ें महंगी होंगी, हम लोगों को चीज़ें महंगी ही लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन से हम लोग कोई स्पेसिफिक जो था हेयर फॉल शैम्पू हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, पहले हमें वो $10 का मिल रहा था। अब क्या हुआ? हमारा पैसा गिर गया। डॉलर जो है अभी इस करंट सिचुएशन में डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा पैसा क्या हुआ है? डेप्रिशिएट, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट है। अब हम क्या करेंगे? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट है, तो अगर हम वही वाला शैम्पू जो हम पहले यूएस से ले रहे थे, जो हमें $10 का मिल रहा था, अभी वही शैम्पू हमें $15 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है और हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। सो अब हम वहाँ से वो चीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ी है। अब हम अपने यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, अपने मुल्क से, क्योंकि ये हमें उसकी निस्बत सस्ती पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात हो रही थी रियल एक्सचेंज रेट की, ठीक है, और डेप्रिसिएशन की। अब जब हम बाहर से चीज़, शैम्पू जो हम खरीद रहे थे, अगर वो हम नहीं खरीदेंगे तो इससे क्या होगा? हमारी जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की कि हम यूएस में रह रहे हैं और हमारे जो गुड्स हैं वो चीपर हुए हैं, वो सस्ते हुए हैं, तो फॉरेनर्स अब हमारी चीज़ें परचेज़ करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होगी और इम्पोर्ट्स फॉल करेंगी। सो एज अ रिजल्ट यूएस एक्सपोर्ट्स राइज and US import falls, and both of these changes raise US net export। इससे क्या होगा? हमारा नेट एक्सपोर्ट का फिगर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर हम इसके बरक्स देखें, ऑपोजिट देखें, एप्रिसिएशन की बात करें, जब एप्रिसिएशन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट की बात होगी, इसका मतलब ये होगा डोमेस्टिक गुड्स जो हैं, यानी कि गुड्स ऑफ यूएस से जो हैं वो क्या हो रहे हैं? वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो ये एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो हम लोग बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, बाहर से चीज़ें खरीदेंगे कि वो सस्ती लगेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारी जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो क्या होगी? वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो फॉल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है और इंपोर्ट्स जो हैं हमारी वो इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव। सो हमने क्या बात की? कन्वर्सली एन एप्रिसिएशन इन द यूएस रियल एक्सचेंज रेट मीन्स दैट यूएस गुड्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू फॉरेन गुड्स, सो यूएस नेट एक्सपोर्ट्स फॉल।
यही बात की हमने बच्चों, ठीक है, अंडरस्टैंड है। अब हम लोगों ने एक थ्योरी की बात करनी है, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन किया जाता है, उसकी जो पहली थ्योरी थी वो क्या थी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पी भी जिसको बोलते हैं, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर आपसे पूछा जाता है ट्रिपल पी इज़ नोन एज व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पी मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, ये एक थ्योरी है जिसमें एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है, मालूम किया जाता है, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये सबसे सादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे मानी जाने वाली थ्योरी है परचेजिंग पावर पैरिटी की, जो कि एक्सप्लेन करती है चेंजिंग्स जो आती हैं करेंसी एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है। करेंसी के एक्सचेंज रेट्स के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो ये बताती है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है स्पेसिफिकली इज़ अ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट्स, और इसका एसेंस क्या है, इसका मेन रूल क्या है, ये कहती क्या है। अभी तक तो हमने ये बात की ये एक सिंपलेस्ट थ्योरी है और ये एक्सप्लेन करती है वेरिएशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट को, लेकिन ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट है और ये कहती क्या है, ये काम किस तरह से करती है और ये किस चीज़ पे बेस करती है। ये कहती है कि एक यूनिट जो होगा किसी भी करेंसी का वो इस काबिल हो कि वो हर मुल्क में सेम अमाउंट्स ऑफ गुड्स जो है वो ऑल कंट्री में परचेज़ कर सके, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसे कि ये नाम से भी जाहिर है, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी मीन इक्वालिटी, बराबरी, परचेजिंग पावर की बराबरी। जो आपके पास, जो यहाँ पे आपके पास पावर है परचेज करने की, वही आपके पास किसी दूसरी कंट्री में पावर है कि आप वो परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल $1 से यहाँ पे आप 1 kg टी परचेज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। $1 से आप जो है वो 1 kg टी परचेज कर सकते हो यूएस में। तो इसी $1 से आप अगर जापान में शिफ्ट होते हो तो जापान में भी आप 1 kg जो है वो इतनी प्राइस में ही परचेज कर सको। तो इसको आप लोग क्या कहते हो, परचेजिंग पावर पैरिटी। $1 के बदले आपको मिलते हैं 80 येन। सो अगर हम जापान में जाते हैं तो हमें 80 येन की 1 kg टी मिलनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कि थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ नाउ satisfy. So purchasing power parity क्या है? Purchasing power parity is the simplest and the most widely accepted theory explaining the variation of currency exchange rates. यही बात की हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बात की, परचेजिंग पावर पैरिटी इज द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट है वेयर बाय अ यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी शुड बी एबल, वो होनी चाहिए, शुड बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्रीज, ठीक है बच्चों। इसको अभी हमने एग्जाम्पल से भी समझा। अब हमने ये देखना है कि बेसिक लॉजिक क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी के पीछे, क्या है बेसिक लॉजिक जिसके ऊपर ये जो है वो एम्फसाइज करती है, जिस पे ये जोर देती है। वो एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो बेस कर रही है, ठीक है, जिसको इन्फोर्स करती है ये। और वो प्रिंसिपल कौन सा है, वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस के ऊपर परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो बेस करती है। इसका बेसिक लॉजिक जो है बिहाइंड दिस थ्योरी इज़ दैट लॉ ऑफ वन प्राइस। अगर आपसे पूछा जाए कि परचेजिंग पावर पैरिटी किस पे बेस करती है, आंसर करें तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ वन प्राइस के ऊपर ये बेस करती है। और लॉ ऑफ वन प्राइस का क्या मतलब है उसको देखते हैं हम लोग। लॉ ऑफ वन प्राइस भी यही कहता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो तमाम लोकेशंस पे डिफरेंट कंट्रीज़ में एक जितनी ही कीमत पर सेल होनी चाहिए, ठीक है, उनकी एक जितनी ही कीमत होनी चाहिए। इसकी ज़बरदस्त और बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड की। गोल्ड जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी के ऊपर बेस करता है। सोना अगर हम पाकिस्तान से ख़रीदें, इंडिया से ख़रीदें, सऊदी अरेबिया से ख़रीदें, दुबई से ख़रीदें, ऑलमोस्ट सेम प्राइस होती है, ठीक है। हाँ, ये डिफरेंस है कि वहाँ का प्योर गोल्ड होता है, यहाँ पे मिलावट बहुत ज़्यादा है। अब वो तो हमारे अपना ईमान का हिस्सा है ना कि हम लोग ईमानदार इतने ज़्यादा है कि हम लोग उसमें मिलावट करते हैं। बेसिकली क्या है, एक्चुअली क्या है,
सेम प्राइसेस हैं गोल्ड की। यहाँ से आप सोना ले लें, सऊदी अरब से ले लें, आप दुबई से ले लें, थोड़ा बहुत नॉमिनल सा फ़र्क होगा, बाकी ओवरऑल सेम प्राइसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या होल्ड कर रहा है, ये लॉ ऑफ वन प्राइस है। और द बेसिक लॉजिक ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, द लॉ ऑफ वन प्राइस। सो द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वन प्राइस, एंड दिस लॉ asserts that a good must sell for the same price in all location, जिसकी हमने बेस्ट एग्जांपल अभी कंसिडर की गोल्ड की। ठीक है बच्चों, अगर ये लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आइडल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करेंगी। इफ द लॉ ऑफ वन प्राइस वर नॉट ट्रू, आइडल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज वुड एग्जिस्ट। आइडल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज किस तरह से एग्जिस्ट करेंगी? आइडल मीन आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, आप बिल्कुल कुछ काम किए, कुछ हार्डवर्क किए जो हैं, आप लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। कैसे? हमने बात की कॉफ़ी की, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी जो है वो या टी की बात करते हैं, टी कीनिया में सस्ती है, पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है। अब लोग क्या करते हैं, जो टी के सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, टी मंगवाते हैं कीनिया से और पाकिस्तान में सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। कर तो कुछ भी नहीं रहे, एक हाथ से चीज़ पकड़े हैं, दूसरी जगह पे सेल कर रहे हैं, एक जगह से चीज़ पकड़े हैं, दूसरी जगह पे सेल कर रहे हैं। बस सेल्स एंड परचेज से क्या हो रहा है, प्रॉफिट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, परचेज करते हो आप एक जगह पे स्टॉक और दूसरी ही लम्हे आप उसको सेल कर देते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो। परचेज और सेल से आप क्या कर रहे होते हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो। आप कुछ उसके ऊपर कोई वर्किंग तो नहीं कर रहे, आप उसकी कोई फॉर्म तो चेंज नहीं कर रहे, आप कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे, आप अपना वर्कर तो कोई हायर नहीं कर रहे उस चीज़ को बनाने में। क्या कर रहे हो, सस्ती जगह से चीज़ पकड़ के महंगी जगह पे सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये क्या होता है, ये आर्बिट्रेज होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन द प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस का फ़ायदा उठा के आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। If arbitrage occurs sooner or later, prices that differ in the two market would necessarily converge. इसका क्या मतलब है, अगर आर्बिट्रेज अकर हो रहा है, आइडल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इससे क्या होता है, कीनिया से चाय इंपोर्ट होना शुरू हो गई, कीनिया की सेल ज़्यादा हो गई। जैसे ही सेल ज़्यादा होती है डिमांड ज़्यादा होती है, मींस ठीक है, सेल ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ की मांग ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ही डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, तो कीनिया वाले भी क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं। जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वो ऑलमोस्ट इंपोर्ट की कॉस्ट शॉस्ट डाल के सारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एडअप करके वो क्या बन जाता है, वो सेम प्राइस बन जाती है जितनी कि हमें टी पाकिस्तान में मिल रही है फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या कहने का मकसद वो ये बता रहे हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ सस्ती है, जब आप वहाँ से परचेज़ करना शुरू कर देते हो और आर्बिट्रेज प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हो और आइडल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो प्राइस डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और दोनों मार्केट्स में, डिफरेंट मार्केट्स में प्राइसेस सेम हो जाती हैं। यही पॉइंट वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। इफ़ आर्बिट्रेज अकर सूनर और लेटर, जल्दी या देर पा, कीमतें जो हैं जो डिफ़र कर रही होती हैं दो मार्केट में वो सेम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पे मांग ज़्यादा बढ़ गई चीज़ों की। जब जिस कंट्री में जिस चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी वो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ कर देगा, आज नहीं तो कल। अब अल्टीमेटली परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है, परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि अ करेंसी मस्ट हैव द सेम परचेजिंग पावर इन ऑल कंट्रीज एंड एक्सचेंज रेट्स मूव टू इंश्योर दैट। अब एक्सचेंज रेट जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही मूव होने चाहिए ताकि वो इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें, इंश्योर कर सकें कि परचेजिंग पावर जो है तमाम कंट्रीज़ में सेम है किसी भी करेंसी की। परचेजिंग पावर पैरिटी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, करेंसी की सेम परचेजिंग पावर होनी चाहिए तमाम कंट्रीज़ में, और इसको मेक श्योर करने के लिए एक्सचेंज रेट्स को जो है वो मूव किया जाता है। ठीक है, गोल्ड की प्राइसेस हर कंट्री में क्यों सेम है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया जाता है। अगर पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है, हमारा पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डॉलर अल्टीमेटली इंक्रीज़ होना चाहिए, और डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ताकि इस चीज़ को बैलेंस में रखा जा सके। ठीक है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस चीज़ को बैलेंस में रखना पड़ता है, लॉ ऑफ वन प्राइस को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमने गोल्ड की दी। अब कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है और इसके अप्लाई होने से, इसके होने से क्या क्या चीज़ें रूनुमा होती हैं, वो हम लोग देखते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी। पहली इम्प्लीकेशन क्या है, इफ़ परचेजिंग पावर ऑफ अ डॉलर इज ऑलवेज द सेम एट होम एंड अब्रॉड देन द एक्सचेंज रेट कैन नॉट चेंज।
एक्सचेंज रेट मीन्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन गुड्स मीन्स कैन नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि जब परचेजिंग पावर किसी भी करेंसी की सेम रहेगी तमाम कंट्रीज़ में, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक, रिलेटिव प्राइस होती है एक गुड की प्राइस के कंपैरिजन में दूसरे गुड की प्राइस। और यहाँ कौन से गुड्स की बात की जा रही है? यहाँ दो मुख्तलिफ मुल्कों के या बाकी तमाम मुल्कों के डिफरेंट गुड्स की बात की जा रही है, डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स। जो गोल्ड यहाँ पे जो जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे वो अमेरिका में भी होना चाहिए। सो एक्सचेंज रेट गोल्ड के मामले में फिर चेंज नहीं होता। मीन्स के रिलेटिव प्राइसेस गुड्स की चेंज नहीं होती। रिलेटिव प्राइस क्या है? एक कंट्री के गुड्स के कंपैरिजन में दूसरे कंट्री का गुड। पाकिस्तान के गोल्ड के कंपैरिजन में यूएसए का गोल्ड जो है उसकी प्राइस चेंज नहीं होती। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्ड की जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है। गोल्ड की एग्जांपल पे परचेजिंग पावर पैरिटी अप्लाई होती है, विच मीन्स के रिलेटिव प्राइसेस जो हैं वो डोमेस्टिक गुड्स की और फॉरेन गुड्स की चेंज नहीं होती। जब गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो चेंज नहीं होंगी, इट्स मीन कि एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है दो करेंसीज के दरमियान में डिफरेंट मुल्कों की, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको ये चीज़ शो करनी चाहिए डिफरेंट प्राइस लेवल्स को। मीन्स के उनके पैसे की क्या कदर है, क्या वैल्यू है, और हमारे पैसे की क्या कदर है, क्या वैल्यू है, उसको वो डिनोट करना चाहिए, शो करना चाहिए, यानी परचेजिंग पावर शो करनी चाहिए। इस कंट्री की यूएसए की कितनी परचेजिंग पावर है और जापानीज येन की कितनी परचेजिंग पावर है उसको डिनोट करना चाहिए। किसको? करेंसीज को। देन अल्टीमेटली नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या शो करता है? डिफरेंट प्राइस लेवल इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कैसे? हमने बात की $1 के बदले हमें कितने मिल रहे हैं? 80 येन। अब क्या हुआ? इधर $1 है, इधर 80 येन है, तो ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? डिफरेंट प्राइस लेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे $1 है एक चीज़ की प्राइस, और फॉर एग्जांपल हमने टी की बात की थी ना, अगर टी जो है 1 kg वो हमें मिल रही है यूएसए में $1 की, और जापान में हमें 1 kg टी जो है वो मिलनी चाहिए 80 येन की। तो इससे क्या होगा? ये सेम लेवल ऑफ प्राइस है। किस सेंस में? नॉमिनल एक्सचेंज रेट की सेंस में। अदरवाइज तो नहीं है ना। देखिए वहाँ 80 येन के, यहाँ $1 के, लेकिन अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कंसीडर करें तो $1 होता ही 80 येन के बराबर है। तो इस सेंस में हुए ना सेम ये। ठीक है, इसी बात को वो इस पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में समझाना चाह रहा है। और अच्छा, फर्ज करें कि प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं, जैसे गोल्ड की प्राइसेस चेंज हो रही हैं। गोल्ड की प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो अल्टीमेटली आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी चेंज होना चाहिए। So this is a key implication. Key means main, major, very important implication of this theory is that nominal exchange rate change when the price level change. जब price level change होता है तो nominal exchange rate भी change हो जाता है। क्यों? क्योंकि nominal exchange rate price level को ही तो show कर रहा है। डिफरेंस इन प्राइस लेवल ही तो शो कर रहा है। टू करेंसीज के माबैन प्राइस लेवल का जो डिफरेंस है उसी को तो वो शो कर रहा है, उसी को तो हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, so a key implication of this theory is that nominal exchange rate changes when the price level change. So the price level in any country adjusts to bring the quantity of money supplied and the quantity of money demand into balance. और प्राइस लेवल जो है वो किसी भी कंट्री का वो एडजस्ट होता है ताकि वो क्या करे? बैलेंस में ला सके मनी सप्लाई को और मनी डिमांड को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस लेवल एडजस्ट हो जाता है। जहाँ पे मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड एक दूसरे को आपस में कट करेंगे वहाँ पे वो बैलेंस हो जाएंगे, मीन इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमारा प्राइस लेवल हो जाएगा वो वाला प्राइस लेवल होगा जो कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी उसको क्या करेगी? बैलेंस में लेके आएगी। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया इसको अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा। की इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की? नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंज व्हेन द प्राइस लेवल चेंजेस।
क्या प्राइस लेवल के चेंज होने से नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंज होगा? अगर आपसे पेपर में फॉर एग्जांपल इस तरह से पूछा जाता है, क्या प्राइस लेवल के चेंज होने से नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंज होगा, तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेस ही प्राइसेस पे कर रहा होता है। जहाँ पे भी नॉमिनल की बात होगी तो हमें क्या पता है कि ये किस पे बेस कर रहा होता है, प्राइस लेवल्स पे। सो जब प्राइस लेवल चेंज होंगे इट्स ऑब्वियस कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंज होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा, 4 पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ये बात हो रही है कि जब सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा नोट जो है वो छापता है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसको इंक्रीज़ करता है बाय प्रिंटिंग नोट्स, करेंसी नोट्स, तब क्या होता है, मनी क्या करता है, अपना वैल्यू लूज़ कर देता है। मनी क्या करता है, अपनी वैल्यू को लूज़ कर देता है। बोथ इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बाय एंड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ अ करेंसी इट कैन बाय। ठीक है, किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अगर आपने परचेज करनी है, उस सेंस में भी आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, आप कम करेंसी परचेज कर सकोगे अगर ज़्यादा नोट्स हैं, क्योंकि उससे आपकी वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू मीन परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। परचेजिंग पावर में कमी आ रही है और परचेजिंग पावर की कमी दोनों सेंस में आ रही है। गुड्स एंड सर्विसेज भी आप लेस परचेज कर सकोगे और किसी दूसरे मुल्क की करेंसी भी लेस परचेज कर सकोगे। इससे इसका क्या मतलब है कि परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है, और बोथ सेंस में, गुड्स एंड सर्विसेज की सेंस में भी और करेंसी की सेंस में भी। यानी कि जब भी वैल्यू ऑफ मनी में कमी आएगी, डेप्रिसिएट होगा, तो उसका इफेक्ट नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे भी आएगा और रियल एक्सचेंज रेट पे भी आएगा। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे इम्प्लीकेशंस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी की। इसमें 4 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे परचेजिंग पावर लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, मीन कहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अब ये यहाँ पे ये बात करनी है हमने कि किन किन चीज़ों पे परचेजिंग पावर पैरिटी अप्लाई नहीं होती, यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसकी इम्प्लीकेशन में, कहाँ पे ये जाके लिमिट हो जाती है। पहली बात क्या करें, परचेजिंग पावर प्रोवाइड्स अ सिंपल मॉडल ऑफ हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई। फिर भी येट द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट। क्यों? दैट इज़ एक्सचेंज रेट do not always move to ensure that a dollar has the same real value in all countries all the time. There are two reasons why the theory of purchasing power parity does not always hold in practice. दो वजूहात ऐसी हैं जिनकी बना पे परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसको हम लोग हमेशा प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। कुछ जगह पे जाके ये फेल हो जाती है और रियल वैल्यू जो होती है डॉलर की, करेंसी की, तमाम कंट्रीज़ में सेम इंश्योर करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती। वो कौन कौन सी वजूहात हैं? 2 मेन रीजंस हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिनकी वजह से सेम डिफरेंट कंट्रीज़ में सेम वैल्यू ऑफ डॉलर और अ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी अवेल करना मुश्किल हो जाता है, या परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। वो कौन सी 2 रीजन हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहली रीज़न ये बताई जाती है कि बहुत से गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जो कि इजीली ट्रेडेड और शिफ्ट नहीं होते। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत मुश्किल होती है उनकी ट्रेडिंग। तो जो गुड्स बहुत मुश्किल से ट्रेड हो रहे हैं अगर किसी कंट्री में, तो उस कंट्री में वो उतनी ही चीज़ महंगी होगी। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे लेडी फिंगर जो है, लेडी फिंगर मीन भिंडी तोरी जो हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, वो यहाँ पे सस्ती है। वही जो लेडी फिंगर है अगर हमने परचेज़ करनी हो यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे कहा जाता है कि वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा अभी आज के करंट सिनेरियो में जो एक्सपेंसिव वेजिटेबल है वो क्या है? लेडी फिंगर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ सस्ती है, तो वहाँ पे एक्सपेंसिव है। अब गुड्स की सेम प्राइस यहाँ पे मैनेज करना इस केस में बहुत मुश्किल हो गया। अगर वो यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली वो ट्रेड करके ही लेके जाते हैं, जो दैट्स वाई वहाँ पे लेडी फिंगर इतनी महंगी है। ठीक है, तो वो ट्रेड करते हैं तो उनको ट्रेड की कॉस्ट भी पड़ती है। तो कोई भी गुड जो आप ट्रेड करते हो या मुश्किल से शिफ्ट करते हो तो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होती है। ठीक है, वो कॉस्ट जो है उस कॉस्ट की बिना पर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में सेम चीज़ की प्राइस मेंटेन रखना सेम बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे आके होल्ड करवाना परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कहा जाता है कि मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो ट्रेडेड गुड्स होते हैं या शिफ्ट गुड्स होते हैं, जिनको शिप करना या ट्रेड करना, तिजारत जिनकी करना इजी नहीं होता, उन पे आके परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी फेल हो जाती है, होल्ड नहीं कर पाती। यानी कि लॉ ऑफ वन प्राइस का जो लॉजिक था वो अप्लाई नहीं होता।
अब दूसरी रीज़न ये है कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो होल्ड नहीं कर पाती, उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। वो ये प्रॉब्लम है कि जो ट्रेडेबल गुड्स होते हैं, चलिए ठीक है हमने ट्रेडेबल गुड्स ट्रेड कर लिए, ठीक है हमने गुड्स यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिल रही थी या एक्सपेंसिव थी, हमने बाहर से ट्रेड कर लिए, फिर भी वो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं होते when they are produced in different countries। जब वो डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होंगे तो वो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं होंगे, वो हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ के प्लम यानी कि आलू बुखारे का टेस्ट बिल्कुल चेंज है, इंग्लैंड में जो आलू बुखारा मिलता है उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज है, डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। सो जब एक चीज़ परफेक्ट सब्सिट्यूट ही नहीं है तो उस पर परचेजिंग पावर पैरिटी का लॉ कैसे होल्ड कर पाएगा, कैसे परचेजिंग पावर उनकी सेम हो सकेगी, ठीक है। तो सेकंड रीज़न हमारे पास क्या आती है, परचेजिंग पावर पैरिटी डज नॉट ऑलवेज होल्ड इन दैट इवन ट्रेडेबल गुड्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट सब्सिट्यूट्स व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल सम कंज्यूमर प्रेफर जर्मन कार्स एंड अदर प्रेफर अमेरिकन कार्स। अब कुछ लोगों को अमेरिकन कार्स पसंद है, कुछ लोगों को जर्मन कार्स पसंद है। सो कंज्यूमर टेस्ट कैन चेंज ओवर टाइम, तो कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो भी ओवर टाइम चेंज हो जाता है। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अमेरिकन कार्स मिलती हैं तो अमेरिकन कार्स जो प्रेफर करते हैं वो तो सेटिस्फाई होंगे, लेकिन जो जर्मन कार्स को प्रेफर करते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे इस सब्सिट्यूट्स के साथ जो कि अमेरिकन कार उनको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो उसके लिए सेम प्राइस देखें, जो जर्मन कार लवर हैं वो जर्मन कार के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना पसंद करेंगे, लेकिन अमेरिकन कार अगर उनको उससे सस्ती प्राइस में भी मिले वो उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं है, उनको पसंद नहीं है अमेरिकन कार। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल टेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट। सो ये बात हम लोग किसकी कर रहे थे, ये बात हम लोग कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, कहाँ कहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो होल्ड ऑन नहीं कर पाती, ये वो पॉइंट्स है। इसके बाद समरी है, ये हमारे चैप्टर की जो हमने चीज़ें अभी तक इसमें कवर की हैं उसकी समरी है, इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको जो है वो बर्ड आई व्यू मिल जाता है, शॉर्ट टाइम में आपको आइडिया हो जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो समरी को गौर से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो होता है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप मुझे और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।